Hello dear students. So in today's lecture we'll be studying the fourth component of the geometric designing of track, that is super elevation or cant. Till now we have studied three components. The first one was your gradient, the second one was your radius or degree of curve, and the third one was safe speed of the curve. Now today we'll be studying about the super elevation, and it is also called as cant. So you must have also studied in the highway engineering subject that whenever a vehicle has to cross a road और अ रेलवे ट्रैक, सो व्हाट हैपन्स, जब वो कर्व पे उसे क्रॉस कर रही होती है तो कर्व्स पे क्या होता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है उस व्हीकल पे, जो कि सेंटर से रेडियली आउटवर्ड्स लगता है. तो व्हीकल को ओवरटर्न होने की या स्किड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से. सो टू कॉन्ट्रैक्ट दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी रेज द आउटर रेल विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल बाय अ सर्टेन अमाउंट. और ये जितना हमने रेस किया आउटर रेल को विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल, उसी को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं या फिर कैंट. इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल ई. सुपर एलिवेशन यू मस्ट हैव ऑल्सो स्टडीड इन द हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, राइट. तो इसी वजह से हमारा सुपर एलिवेशन हमारा प्रोवाइड किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन रेलवेज. सो इसका एक आपका जो फॉर्मूला है ई का, वो होता है आपका GV² अपॉन 1.27R. यहाँ पे आपका जी जो है वो है आपका गेज डिस्टेंस, मतलब ये आपके अलग अलग गेजेस में डिफरेंट होगा, फॉर ब्रॉड गेज, फॉर मीटर गेज या नैरो गेज. वी जो है दैट इज़ योर वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर. आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर. एंड ई जो इससे आपका निकलेगा सुपर एलिवेशन, दैट विल कम इन सेंटीमीटर, राइट. सो हम क्या करेंगे, फॉर ब्रॉड गेज इफ़ वील पुट द वैल्यू ऑफ जी दैट इज़ 1.676 मीटर. सो द फॉर्मूला विच वील गेट फॉर सुपर एलिवेशन इज़ E इक्वल्स टू 1.315 V² अपॉन आर सेंटीमीटर. तो इस फॉर्मूले में जब आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे किलोमीटर पर आवर में और रेडियस की जो वैल्यू है मीटर में पुट करेंगे, तो हमको E जो मिलेगा सुपर एलिवेशन वो मिलेगा सेंटीमीटर में. सेम इज़ द फॉर्मूला फॉर मीटर गेज. ई की जी की वैल्यू हम रखेंगे 1 मीटर. आपको बताया मीटर गेज में गेज डिस्टेंस 1 मीटर होता है. देन द फॉर्मूला फॉर सुपर एलिवेशन विल कम एज 0.80 इंटू V² बाय आर सेंटीमीटर. Same for narrow gauge. If we'll put the value of G, that is 0.762 meter. So the formula for super elevation will come as 0.60 V² by R centimeter. So this is the formula for calculating super elevation in different gauges, right? Now एक इसमें पॉइंट अराइज होता है कि जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, उसमें जो डिफरेंट ट्रेन्स रन करती हैं वो तो डिफरेंट स्पीड से रन करती है. मतलब कुछ बहुत हाई स्पीड ट्रेन होती है, कुछ एवरेज स्पीड और कुछ लो स्पीड. सारी ट्रेन्स की एक स्पीड तो होती नहीं है. तो नाउ जब हम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम कौन सी वेलोसिटी इसमें पुट करेंगे, फास्ट स्पीड ट्रेन्स की या लो स्पीड ट्रेन्स की या नॉर्मल स्पीड ट्रेन्स की. सो इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन ढूंढा है वो ये है कि हम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे वो एवरेज स्पीड के लिए प्रोवाइड करेंगे. बिकॉज व्हाट हैपन्स, अगर हम जो सुपर एलिवेशन अगर उसे फास्टेस्ट जो ट्रेन है उसकी स्पीड के लिए अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो फास्ट ट्रेन्स तो इजीली मूव कर जाएंगी कर्व से. लेकिन जो बहुत ही लो स्पीड ट्रेन है उनको क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड है और वो कम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके डीरेलमेंट की चांसेस हो जाएंगी. मतलब ट्रेन के पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि सुपर एलिवेशन बहुत ज़्यादा और स्पीड बहुत कम है. और इसी का वाइसी वर्सा, मतलब अगर हमने बहुत लो स्पीड ट्रेन के लिए हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो लो स्पीड ट्रेन तो इजीली आगे चली जाएंगी. लेकिन क्या होगा, जो हाई स्पीड ट्रेन है उनमें क्योंकि सुपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है. तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने सुपर एलिवेशन कम प्रोवाइड किया है. तो क्या होता है, उसके ओवरटर्न होने की चांसेस हो जाती हैं. तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जो हम आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो हम एक बीच की स्पीड, यानी ऑन एन एवरेज उस ट्रैक में कितनी स्पीड जो ट्रेन्स है सारी जा रही है उनकी ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड हो रही है, उसके लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं. तो इसीलिए जो एबव सुपर एलिवेशन जो फॉर्मूला है इसमें जो आप वी पुट करते हैं वो हम एवरेज स्पीड को पुट करते हैं. तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन भी कहते हैं. मतलब इसे हम एवरेज स्पीड या फिर इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए प्रोवाइड करते हैं. रीज़न आपको समझ आ गया. अगर बहुत हाई स्पीड ट्रेन के अकॉर्डिंग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया तो लो स्पीड ट्रेन का डीरेलमेंट हो सकता है, और अगर लो स्पीड ट्रेन के अकॉर्डिंग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया तो हाई स्पीड ट्रेन का ओवरटर्निंग की चांसेस हो सकती हैं. तो इस फॉर्मूले में जो वी पुट होगा वो होगा एवरेज स्पीड. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. तो इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग 3 वेज. जो पहला मेथड है उसमें है, जब उस सेक्शन में जो पूरा रेलवे ट्रैक है
उसमें अगर जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, राइट, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है 3/4 इंटू वी मैक्स। मतलब जितनी भी उसमें मैक्सिमम स्पीड होगी अलाउड, सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है तो 3/4 ऑफ 100 हो जाएगा। या फिर सेफ स्पीड गिवन बाय मार्टिन्स फार्मूला। मार्टिन्स फार्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उससे भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अब इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का पहला मेथड तो ये है, मतलब अगर उस ट्रेन सेक्शन में या आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड दो तरीके से निकालेंगे, या तो 3/4 ऑफ वी मैक्स या फिर मार्टिन फार्मूला के अकॉर्डिंग। उन दोनों में जो लेसर वैल्यू होगी दैट वुड बी योर एवरेज स्पीड, राइट। द नेक्स्ट मेथड इज़, अगर उस ट्रैक में सेक्शन में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर से कम है या इक्वल है, तो उस केस में एवरेज स्पीड होती है, पहले जो होगा वो होगा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू या तो वी मैक्स, मतलब जितनी मैक्सिमम स्पीड है, या फिर हम मार्टिन्स फार्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे सेफ स्पीड कितनी आ रही है। इन दोनों में जो लेसर वैल्यू होगी दैट वुड बी योर एवरेज स्पीड इन दिस केस। मतलब जब वी मैक्स जो है मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन दैट ट्रैक इज़ लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो या तो मार्टिन्स फार्मूला जिससे जो स्पीड आ रही है उसमें, या फिर जो आपकी मैक्सिमम स्पीड ही है, उन दोनों में जो लेसर वैल्यू है वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। तीसरा मेथड जो है वह है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब इसमें आपको क्या गिवन रहता है, उस डेटा में ये गिवन रहता है कि जितनी भी ट्रेन्स उस ट्रैक पे रन कर रही हैं, डिफरेंट ट्रेन्स, उन सब की इंडिविजुअल स्पीड दी रहती है। तो एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं N1 इंटू V1 प्लस N2 इंटू V2 प्लस N3 इंटू V3 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पे जो N1 N2 N3 है ये है नंबर ऑफ ट्रेन्स, मतलब उस स्पीड की कितनी नंबर ऑफ ट्रेन रन कर रही है, और V1 है कौन सी स्पीड की। सपोज जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 ट्रेनें रन कर रही हैं, तो N1 हो जाएगा 5 इंटू V1 हो जाएगा 50। तो ये होता है वेटेड एवरेज मेथड। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेन्स गिवन रहेंगी जो एक पर्टिकुलर स्पीड से रन कर रही हैं, राइट। सो दीज वर द 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। नाउ देर इज़ अ सर्टेन लिमिट ऑन सुपर एलिवेशन, मतलब सुपर एलिवेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अमाउंट में एक लिमिट इंडियन रेलवेज़ ने इम्पोज की है, वो डिपेंडिंग ऑन गेज होता है। तो यहाँ पर आप टेबल पे देख सकते हैं सुपर एलिवेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फॉर स्पीड्स अप टू लेस देन इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो ट्रैक है उसमें सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अलाउड है। और दूसरा है फॉर स्पीड अप टू ग्रेटर देन 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब आपकी 120 से ऊपर स्पीड अलाउड है। तो ब्रॉड गेज के केस में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइडेड है वो है 16.5 अगर स्पीड लेस देन 120 है, और अगर स्पीड ज़्यादा है 120 से तो आपका जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है वो है 18.5 सेंटीमीटर। रिमेंबर है आपका सेंटीमीटर में। ऐसी मीटर गेज के केस में जो आपका सुपर एलिवेशन है प्रोवाइडेड मैक्सिमम वो होता है 10 सेंटीमीटर, और अगर स्पीड 120 किलोमीटर से ज़्यादा तो कुछ उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, क्योंकि मीटर गेज में जनरली इतनी हाई स्पीड नहीं जाती है। सेम नैरो गेज में जो आपका मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है वो है 7.6 सेंटीमीटर, और ज़्यादा स्पीड्स के लिए उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड आपकी नैरो गेज में भी नहीं जाती है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़, बिकॉज फर्स्ट एक तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं छोटे छोटे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड ऑल्सो क्वेश्चन में कभी कभी इनको वैल्यू पुट करनी पड़ती है सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम, तो गिवन नहीं रहती, तो आपको रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। इसमें ब्रॉड गेज के आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टर्म इन दिस टॉपिक इज़ कैंट डिफिशियंसी। तो आपको इसका टर्म से भी मतलब समझ आ रहा होगा। कैंट डिफिशियंसी मतलब सुपर एलिवेशन की कमी, डिफिशियंसी से आप मतलब समझ सकते हैं किसी चीज़ की कमी। तो व्हाट हैपन्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर उस ट्रैक में जिसमें हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया उसमें कोई बहुत हाई स्पीड ट्रेन आ रही है, तो बिकॉज हमने सुपर एलिवेशन तो एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है, तो उस हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो सुपर एलिवेशन चाहिए था वो उसको नहीं मिल पाया, तो उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। सपोज़ अगर एवरेज स्पीड के लिए सुपर एलिवेशन निकल रहा है 10 सेंटीमीटर, तो हमने उतना ही प्रोवाइड किया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्पीड के लिए सपोज निकल रहा था 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, उसको 2 सेंटीमीटर के सुपर एलिवेशन की डिफिशियंसी हो गई। तो इसी को हम कैंट डिफिशियंसी कहते हैं। मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कैंट नेसेसरी फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ कर्व एंड द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड। मतलब ये डिफरेंस होता है उस सुपर एलिवेशन के बीच में जो कि मैक्सिमम स्पीड के लिए प्रोवाइड होना चाहिए एंड जो एक्चुअल हमने प्रोवाइड किया है, मतलब जो हमने एवरेज स्पीड के लिए प्रोवाइड किया है, तो इसको कहते हैं कैंट डिफिशियंसी। तो कैंट डिफिशियंसी की जो लिमिट है वो भी एज़ पर गेज डिफरेंट है। तो अगर आप देखें इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर जो ट्रैक है उसमें स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक है,
तो ब्रॉड गेज के लिए जो कैंट डिफिशियंसी है वो है 7.6 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ठीक है, इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इससे ज़्यादा कैंट डिफिशियंसी होगी तो जो डिज़ाइनिंग है वो फेल हो जाएगी, इसलिए हमने इसकी जो लिमिट है वो डिसाइड की है। ऐसी मीटर गेज के लिए 5.1 सेंटीमीटर है और नैरो गेज के लिए 3.8 सेंटीमीटर। नाउ दूसरी कैटेगरी, अगर स्पीड जो है अलाउड ट्रैक में वो हायर देन 100 किलोमीटर पर आवर है तो सिर्फ ब्रॉड गेज के केस में वैल्यू दी गई है, वो है 10 सेंटीमीटर। मीटर गेज और नैरो गेज में इसलिए नहीं दी है बिकॉज अगेन उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी जनरली नहीं होती है। तो ऑल्सो यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर दीज वैल्यूज़ बिकॉज अगेन क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है एंड डेटा जब मिसिंग हो तो आपको ये वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। कैंट डिफिशियंसी को हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। Now we'll study about the fifth component in the geometric design of track, which is curves. So curves आपको पता होगा कि although it is desirable to have a straight track, मतलब हम चाहते तो हैं कि जो ट्रैक है वो स्ट्रेट ही रहे, लेकिन बिकॉज आपको पता है जो टोपोग्राफी होती है किसी भी जगह की उसमें स्ट्रेट ट्रैक पॉसिबल नहीं हो पाता, ये एक आइडियल कंडीशन है। कर्व्स का यूज़ जो है वो नेसेसरी हो जाता है बिकॉज क्या होता है कहीं पे अलाइनमेंट में चेंज होता है या कहीं पे ग्रेडियंट में चेंज होता है, तो दैट इज़ वाई हमारे कर्व्स डिज़ाइन होते हैं, राइट। तो आपके जो कर्व्स हैं ब्रॉडली वो दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व आपके वहाँ पर प्रोवाइड होंगे जहाँ पे कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक है, मतलब जहाँ पे आपके टर्न्स आ रहे हैं वहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड होते हैं। इनका जो शेप होता है दे आर जनरली सर्कुलर। वर्टिकल कर्व जो आपके नेक्स्ट टाइप के कर्व है ये वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं जहाँ पे कि चेंज इन ग्रेडियंट है, मतलब या तो राइजिंग ग्रेडियंट है फॉलिंग ग्रेडियंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चढ़ाई या ढलान, तो वहाँ पे हमारे वर्टिकल कर्व प्रोवाइडेड होते हैं। इनका जो शेप होता है जनरली पैराबोलिक होता है, राइट। तो ये तो जो था ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कर्व्स का। नाउ एज पर शेप जो कर्व्स हैं वो जनरली क्लासिफाइड होते हैं चार टाइप में। द फर्स्ट वन इज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कुछ नहीं होता आपका, इट इज़ सिंपल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का एक आर्क जो होता है उसके शेप का एक आपका कर्व रहता है। इसको जो हम डेजिग्नेट करते हैं वो उसकी डिग्री या रेडियस से डेजिग्नेट करते हैं। दूसरा है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, मतलब जब हम दो और या उससे ज़्यादा सिंपल कर्व्स को कंबाइन करके बनाते हैं कर्व जिनका कि रेडियस डिफरेंट होता है उसे कहते हैं कंपाउंड कर्व। द थर्ड वन इज़ पैराबोलिक कर्व, मतलब पैराबोलिक कर्व आपका वो कर्व है जिसको कि ले ऑफ करना बहुत ही ईजी होता है एंड जनरली इसको हम यूज़ करते हैं आपके वर्टिकल कर्व्स में, राइट। वर्टिकल कर्व्स अभी आपने पढ़ा यूजुअली पैराबोलिक शेप के होते हैं। फोर्थ वन इज़ ट्रांजिशनल कर्व। ट्रांजिशनल कर्व आपका वो कर्व होता है, इसके नाम से पता चल रहा है ट्रांजिशन, मतलब जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या होता है जब आपका एक स्ट्रेट ट्रैक से सर्कुलर ट्रैक की तरफ मूव होते हैं तो एकदम से हम स्ट्रेट के साथ सर्कुलर को कनेक्ट नहीं कर देते, क्योंकि क्या होगा जब भी ट्रेन स्ट्रेट से सर्कुलर की तरफ मूव करेगी तो कर्व आ जाएगा, तो कर्व में जैसी मूव करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंड्यूस होगा। तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एकदम से ना इंड्यूस हो, ग्रेजुअली आपके ट्रेन में आए, तो इसलिए हम बीच में एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बहुत ग्रेजुअली हो, राइट। और सुपर एलिवेशन भी इसी तरह हम ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं, मतलब एकदम से एलिवेट नहीं कर देते ट्रैक को, सुपर एलिवेशन भी धीरे धीरे प्रोवाइड होता है ग्रेजुअली। तो यही यूज़ होता है हमारे ट्रांजिशन कर्व का, मतलब इट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरी ग्रेजुअली, तो जो व्हीकल है उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन कर्व जो कि एक स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसका आइडियल शेप पूछा जाए रेलवेज़ में तो दैट इज़ योर क्यूबिक पैराबोला। आपने पढ़ा होगा हाईवेज़ में जो इसका आइडियल शेप होता है वो होता है स्पाइरल, लेकिन रेलवेज़ में जो आइडियल शेप है ट्रांजिशन कर्व का दैट इज़ क्यूबिक पैराबोला, right? Now how do we determine the length of transition curve? It is one of the important factor in the designing of railway track, मतलब लेंथ कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जो लेंथ का फॉर्मूला है ट्रांजिशन कर्व का वो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ में मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, मतलब आप 3 फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे लेंथ को और जो उनमें मैक्सिमम आएगी उसी को हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेते हैं। जो पहला फॉर्मूला है दैट इज़ L इक्वल्स टू 7.20 E, वेयर जो आपका स्मॉल ई है वो है एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो हमने ट्रैक में प्रोवाइड किया है इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज L इक्वल्स टू 0.073 इंटू डी इंटू वी मैक्स। यहाँ पे आपका जो डी है वो कैन डिफिशियंसी है जो हमने अभी पढ़ी थी दैट इज़ इन सेंटीमीटर, और वी मैक्स है मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उस ट्रैक में जो मैक्सिमम स्पीड है वो है वी मैक्स, यहाँ पे पुट करनी है। जो थर्ड फॉर्मूला है दैट इज़ 0.073 इंटू ई इंटू वी मैक्स। ये सेकेंड फॉर्मूला की तरह सेम फॉर्मूला बस डी की जगह ई आ गया। ई क्या है स्मॉल ई, अगेन एक्चुअल सुपर एलिवेशन जो सेंटीमीटर में हमने प्रोवाइड किया है,
और वी मैक्स इज़ योर सेम मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इन 3 डिफरेंट फॉर्मूला से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं और इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसी को हम अपनी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लेते हैं। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर जोमेट्रिक डिज़ाइनिंग ऑफ द ट्रैक। ये 5 कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। पहला था ग्रेडियंट, दूसरा था रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व, थर्ड वन वॉज योर सेफ स्पीड ऑन कर्व, फोर्थ वन वॉज योर सुपर एलिवेशन एंड द फिफ्थ वन वॉज योर कर्व। ना उसमें एक चीज़ और बचती है कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कर्व पे कितनी है, मतलब किसी भी कर्व में, ट्रैक में जहाँ पे कर्व है वहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी है, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं 4 तरीक़ों से और उसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लेते हैं। पहला जो इसमें है वो है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड ऑथराइज बाय रेलवे, मतलब जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो उसके हाई ऑफिसर्स हैं आपके, तो वो जो मैक्सिमम स्पीड उन्होंने एक दी रहती है, पहली तो वैल्यू वो हो गई। दूसरी हो गई सेफ स्पीड अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फार्मूला, जो मार्टिन्स फार्मूला हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेफ स्पीड होती है एक उसको भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड होगा सेफ स्पीड बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, मतलब जो आपने सुपर एलिवेशन वाले फॉर्मूला पढ़े E=GV² अपॉन 1.27 R वाला, उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं उसमें सुपर एलिवेशन की वैल्यू पुट करके, तो एक उससे जो वेलोसिटी आएगी। एंड द फोर्थ वन इज स्पीड कैलकुलेटेड बाय द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला फैक्टर है, इसके अकॉर्डिंग ये नीचे फॉर्मूला आपको गिवन है कि सपोज़ जो स्पीड है उस ट्रैक में वो 100 किलोमीटर पर आवर तक है, तो वी मैक्स के 2 फॉर्मूले बनते हैं, 134 इंटू L/E और 134 इंटू L/D। इन दोनों में जो लेसर वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू, या फिर अगर स्पीड जो है वो ट्रैक पे जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला गिवन है, वी मैक्स इक्वल्स टू 198 इंटू L/E और वी मैक्स इक्वल्स टू 198 इंटू L/D, इन दोनों में जो लेसर वैल्यू है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इन चारों तरीक़ों से, यानी ABCD जो मेंशन्ड है, इनके अकॉर्डिंग हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे और जो इनमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी उसी को हम लेते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ कर्व। मतलब इन चारों के अकॉर्डिंग जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको ही हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ कर्व लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि एक कर्व है जिसका डेटा गिवन रहेगा उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी, तो आपको सबसे पहले मार्टिन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग भी स्पीड निकालनी होगी, फिर सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग भी और अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के भी, और जो सैंक्शन बाय रेलवे है वो तो आपको गिवन रहेगी। तो इन चारों में सबसे कम जो वैल्यू आएगी वो होगी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑन अ कर्व। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ ट्रैक, राइट। अभी इस पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी पोस्ट कर दूंगी वीडियो, बट टिल देन यू रिवाइज दिस। एनी डाउट यू मे आस्क मी।